ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मोदी सरकार के 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड की हम चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक स्तर पर, आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने कितनी मोदी सरकार सफल रही और कितनी विफल रही, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान सब जुड़े हुए हैं। ललन प्रसाद जी, जिस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी सरकार ने जो हैं, जिनका ऐलान किया, चाहे मेक इन इंडिया की हो बात करें हम, चाहे वो स्मार्ट सिटीज की बात करें, ये तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे लोगों को काफी उम्मीद भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनको लागू कर पाने का कोई ब्लूप्रिंट अभी तक सरकार ने नहीं जारी किया है। तो इससे सवाल भी खड़े होते हैं। हाँ, इससे सवाल तो खड़े होना लाजमी है। और ब्लूप्रिंट अभी बहुत सी चीज़ों की नहीं आई है जो जितना डिटेल आना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रारंभिक काम शुरू हो गया है। जैसे मैंने मेक इन इंडिया में कहा कि जो सबसे आवश्यक चीज़ थी कि जो दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ निवेश कर सकते हैं, उनसे एक मुलाकात मोदी की अब हो चुकी है और ये प्रोसेस अब आगे बढ़ा है। और वो जो भी ब्लूप्रिंट इसका बनेगा उसमें, और इन्होंने काफ़ी सुविधाएं भी देने का वादा किया है। जैसे वो वीसा ऑन अराइवल उनको मिल जाएगा, और जो यहाँ वो एप्लीकेशन देंगे नई इंडस्ट्री लगाने के लिए तो 72 आवर्स में उनको क्लियरेंस मिलेगा। इस तरह की जो चीज़ है, एक जो लाल फीताशाही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसको अब हरे फीताशाही में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सिंसियर एफर्ट है। और देखिए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अब आप कहीं सेक्रेटेरिएट में चले जाइए भारत सरकार के, तो 10 बजे लगेगा कि सारा काम शुरू हो गया है। और 5 बजे के पहले उठने की लोगों की हिम्मत नहीं होती। नहीं, पहले ये हालत ये थी कि 11 बजे 12 बजे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लोग नहीं मिलते थे। तो एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस तरह का अगर प्रशासनिक परिवर्तन आए तो जो एफिशिएंसी गवर्नमेंट की है काम करने की, वो एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन रघुराज जी, जिस तरह से ललन प्रसाद जी भी कह रहे थे कि तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन योजनाएं तो हर सरकार बनाती है। जमीनी स्तर पर उसको वो क्रियान्वयन होती हुई नजर आए तब तो वो योजना का कोई असर भी है। 100 स्मार्ट सिटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन बनाएंगे कहाँ? कोई खाका तैयार तो है नहीं। अभी ललन साहब कह रहे थे कि कुछ काम राज्य सरकारों के हाथ होता है। जमीन का सब्जेक्ट राज्य सरकार से मैटर है। इनको कुछ काम नहीं करना, सिर्फ कॉरपोरेट को इंडस्ट्री के नाम पे बिल्डरों को जमीन देनी है। और इस देश में हमेशा कॉरपोरेट की वकालत ज्यादा होती आई है, किसान की वकालत कोई नहीं करता। पूरे, अभी मैंने परसों भी टीवी में पढ़ा, आज खुद मोदी जी का भाषण सुना। इन्होंने खुद कहा है, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंच से, कि नेता आते हैं और चुनाव के टाइम पे झूठे वादे करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो वादे किए हैं कृपया करके हमें बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का मॉडल क्या होगा, कितने पैसे आपने उसको दिए, कहां से पैसे आएंगे। इवेंट मैनेजमेंट से देश नहीं चलता वाजपेयी जी, ट्वीट से देश नहीं चल सकता। आप लोगों से रूबरू होइए, आप लोगों की समस्याओं को जानिए। और जब तक आप लोगों की समस्याओं को नहीं जानेंगे, एक उदाहरण लोगों ने पेश किया कि सब चाय बेचने वाला, माफ करना मैं एक बहुत दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, चाय बेचने के लिए चाय को पैदा करने वाले के बारे में पूछा कभी किसी ने? चाय तो 5 स्टार कल्चर में बिकती है और चाय ढाबे में बिकती है। चाय बेचना कोई अपराध नहीं है, अपना रोजगार है। लेकिन चाय पैदा करने वाले के बारे में कोई नहीं सोचता। मेरा निवेदन है कि चाय पैदा करने वाले के बारे में भी बात करिए। आप बनाने वाले तो आपके पास सब साधन है तो बन तो जाएगी, लेकिन उसको पैदा करने वाले के बारे में कोई किसी ने कोई प्रश्न उठाया? मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब चाय की आपने चर्चा की, तो चाय का उत्पादन जब बढ़ेगा तभी तो आप चाय निर्यात कर सकते हैं, उससे आमदनी कर सकते हैं देश के लिए। और चाय का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जो कारपोरेट हाउसेज या जो कंपनियां लगी हुई हैं चाय के उत्पादन में, और जो हजारों श्रमिकों को, लाखों श्रमिकों को रोजगार देती हैं और आधुनिक ढंग से चाय की खेती कराना चाहती हैं, जब उनके साथ आप तारतम्य नहीं बनाएंगे और चाय का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो चीजें कैसे होंगी? आप जमीनी हकीकत की बात करते हैं। जमीनी हकीकत तभी कार्यान्वयन में आएगी जब उसके लिए पूंजी होगी, उसके लिए साधन होगा, उसके लिए प्लानिंग होगी। तो वो सारी चीजें तो बात वही है हरिवंश जी, बात वही है जो मैंने सवाल रघुराज जी से किया था कि प्लानिंग तो हो रही है। जिस तरह से वो भी बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार लग नहीं रहा, मोदी बातें बहुत बड़ी ट्वीट्स करते हैं और तमाम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच से जा करके, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सिर्फ मोदी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद भी, जैसे पहले करते थे बाद में भी कर रहे हैं। रघुराज जी का जवाब मैं दे दूं। पहले स्मार्ट सिटी वाला,
इनको भाई साहब को नॉलेज नहीं है, नोएडा से बाहर जाते नहीं। आप नई मुंबई में आए, मैं नई मुंबई में जो एरिया मार्क हुई है स्मार्ट सिटी के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। आप लखनऊ आइए, मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। आप बनारस आइए, मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। आप कहाँ, जयपुर में आप आइए, आपको हम एरिया दिखाते हैं। आप जरा घुमा टाला करिए थोड़ा, यही बैठे बैठे आप सब एनसीआर से बाहर आप नहीं निकलेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जयपुर, बंबई, लखनऊ मुख्यमंत्रियों के अधीन आती है, इस राज्य सरकार के अधीन आती है जमीन, प्रधानमंत्री के अधीन नहीं आती है। अभी प्राइम मिनिस्टर के पीछे कहीं गए थे, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको जमीन नहीं दी बनारस में ही। हाँ, बनारस में आपको जब मांगनी पड़ेगी, बनारस में दौरे पर गए थे तब उन्होंने बात कही के हाथ में नहीं है जी, आपके खुद के हाथ में नहीं है। अब आप और जहां आपके खुद के हाथ में, उनको आप क्यों दोष देते हैं? जब जमीन आपको दी है, आप जमीन देने से मना करते हैं। बात जो रघुराज जी कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तो कम से कम जाहिर हो, एक ब्लूप्रिंट सामने आए, बताएं कि हाँ 100 जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे उनका क्या ब्लूप्रिंट होगा। बात ये है, सिर्फ कॉर्पोरेट के हित में। ऐसा नहीं है, आपने उस प्रोविजन अरे भाई आप कारपोरेट के ऐसा नहीं है, आप खुद भुगत होगी है जो कारखाने के लिए एक बात जो वो उठा रहे हैं, मुआवजे की मैं बोलता हूँ, बात जो रघुराज जी उठा रहे हैं वो बात वही उठा रहे हैं कि एक ब्लूप्रिंट कम से कम सरकार दिखाए कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनको सरकार स्मार्ट सिटी के तहत जारी करेगी, जिनको वो अपनी योजनाओं में शामिल करेगी। इस बाबत अभी तक कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ ये है कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, इसी बात को वो भी उठा रहे हैं। हरिवंश जी, नहीं, स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी सिटी होगी, सब सुविधाओं से युक्त होगी। स्मार्ट सिटी और क्या कोई आसमान से सिटी आएगी? स्मार्ट सिटी में सारी चीजें होंगे तो वो स्मार्ट सिटी होगी। स्मार्ट सिटी जॉब के साथ नहीं, उसमें जॉब भी क्रिएट होंगे, लोगों को नजदीक में जॉब मिलेगा। सिंह साहब, आईटी के पार्क होंगे और वही आपसे पूछना चाहता हूँ, वही आपसे पूछना चाहता हूँ, आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती है कभी इंसान की। इसी स्मार्ट सिटी, ब्रॉडबैंड, कंप्यूटर जो व्यक्ति लाया उसका इन्होंने उस जमाने में विरोध किया। मेरी बात सुना, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फायदा, स्मार्ट सिटी आप शहर बसाते हैं ना, शहर बसाने के लिए अगर 20,000 लोगों को बसाना तो उनके मकान बना दिए, बाकी गरीब के तबके के लोगों को जरूरत नहीं है। मजदूर हैं आपके और लोग हैं आपके काम करने वाले, उनके बारे में कोई मोदी जी 2022 तक 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री। आप सुनेंगे कि नहीं? आप सुनेंगे? मैं सुनूंगा। आप सुनिए, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री करते हो। चलिए रघुराज जी, आप उनको जवाब ले लीजिए, जवाब दे दीजिए। 1,75,00,000 मकान की प्लानिंग उन्होंने किया है 2022 तक। कोई भी बिना रूफ के नहीं रहेगा। आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अब आप बोलते हैं कि आंवले के पेड़ में 2 साल में फल आता था, आप 6 महीने में फल लगवा रहे हैं। 5 साल के लिए आपने पंचवर्षीय योजना बना दी, आज पौधा लगाया। रघुराज जी आप भी तो यही चाह रहे हैं ना, 6 महीने के भीतर ही आप भी तो बहुत ज्यादा चीजें मांग रहे हैं। तो योजनाएं तो सरकार ने बना दी, वो तो ये कह रहे हैं योजनाएं बना दी सरकार ने, तो 60 महीना रुकिए ना। मैं 60 महीना रुकेगा ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नहीं, आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सरकार को सब चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। मैं उसका खुद गवाह हूं और खुद भी हूं, मैंने खुद चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लेकिन मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। चलिए ठीक है, अब हरिवंश जी से जवाब ले लेते हैं। आपको जवाब नहीं मिला, हरिवंश जी आप जवाब ले लीजिए। आप लोग सर अकेले बोलना, जब हमारा नाम आता था उनसे जवाब ले लीजिए। जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, प्लीज जरा सा डिसिप्लिन रखिए। आप हमेशा अगर चिल्लाना ही चिल्लाइए। चिल्ला नहीं रहा हूँ। जी जी, हाँ बताइए साहब, क्या बोलूं मैं? आप जवाब, वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिल रहा है, कांग्रेस जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, आम आदमी का काम नहीं हो रहा, अरे भाई बातें कर रही है। जवाब ये है कि इन्होंने 15 किलोमीटर रोज का हाईवे प्रॉमिस किया था यूपीए सरकार ने, दिया 3 किलोमीटर। अब हम लोग 15 पे नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग 30 किलोमीटर रोज का काम कर रहे हैं। लेकिन वो योजना भी नितिन गडकरी साहब कहते हैं हम 30 किलोमीटर रोज का देंगे। हाँ, तो जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, जब तक काम नहीं चालू होगा, तो ये बोलते आज से चालू कर दो हाईवे। सारी व्यवस्था हो रही है। वो सीमेंट का रेट 150 पे ला रहे हैं, 300 का सीमेंट 150 पे ला रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वाइट जितना सब खत्म करा के अब वो कंक्रीट रोड बनाने जा रहे हैं कि 40 साल खराब नहीं हो। 4 साल 5 साल में रोड खराब हो जाते हैं, वो तो एक बार बना देंगे 40 साल नहीं खराब होगा। 4 लेन रोड की बात हो रही है, 2 लेन रोड की बात नहीं हो रही है। ये सारी बातें ये समझ रहे हैं बस 8 पेड़ लगाओ, 2 साल में जो फल मिलने वाला 6 महीने में ले लो। नहीं कह रहे साहब। अरे भाई आप तो यही कह रहे हो। नहीं साहब, हमने नहीं कहा। आप तो ये आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। सुरेश तो खुद ही उन्होंने मांगे। सुनिए, सुरेश प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे पूरे देश में, उनको उन्होंने उठा के लाया
रेलवे का काम करने के लिए। रेलवे में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, और उस पर सरकार की रेलवे हमारी लाइफ लाइन जी जी बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने दूसरी पार्टी के आदमी को उठा के ला के उसी दिन मेंबर बना के उस दिन मंत्री बना दिया। सारे दूसरी पार्टी के सभासद हमारे कांग्रेस के गए हुए आपके यहाँ। वाजपेयी जी एक बात, ललन प्रसाद जी वही मेरा सवाल, ललन प्रसाद जी आपसे मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि रेलवे अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे। जी 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 रघुराज जी, ललन प्रसाद जी, रेलवे जो है बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है और आर्थिक गति कहीं ना कहीं देश को देने के लिए रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, और उसमें सुरेश प्रभु जैसे जो गैर राजनीतिक माने जाते हैं एक तरीके से, सुरेश प्रभु, उनको ला करके बिठाया है। क्या लगता है आपको कि वाकई नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रेलवे में अब सुधार हो, या इसके पीछे कोई और रणनीति, क्या वजह है, और रेलवे में किस तरह से मोदी सरकार को आगे काम करना होगा? नरेंद्र भाई की जो नीति रेलवे के प्रति है, मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी कदम है। वो इसलिए कि आप कब तक बुलेट ट्रेन नहीं चलाएंगे, कब तक आप फास्ट मूविंग ट्रेन नहीं चलाएंगे। आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ इंडिया में, तो बहुत से लोगों ने विरोध किया। मैं भी उनसे मिला था, एक बार मैंने बात किया था, तो मेरे से जो उन्होंने बात कहा कि ये फ्यूचर विजन इंडिया का है और जब तक हम कंप्यूटराइज नहीं करेंगे कंट्री को तब तक आगे नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उनकी बात में बहुत बड़ा दम था। आज मोदी वही बात कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और गांव-गांव में ब्रॉडबैंड जाना चाहिए और वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, इससे एक पब्लिक को, पहले बात सब लोग एजुकेट होते हैं इससे, अच्छा फिर उनको सुविधा मिलती है कम्युनिकेशन की, कहीं भी बैठे हों, हजारों मील दूर भी उनके रिश्तेदार हों, उनके अपने आदमी हों, उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ने इस दुनिया का सारा नक्शा बदल दिया है और जितने एडवांस देश हैं सब में ये चीज़ें एडवांस हुई हैं। आप कब तक कहेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे? ग्राउंड वर्क कैसे शुरू होगा? आप ग्राउंड में सफलता कैसे लाएंगे जब तक आप अपने युवकों को रोजगार नहीं देंगे? अब जो डिजिटलाइजेशन की बात मोदी सरकार ने कही है, उसमें 1.8 करोड़ लोगों को तो सीधा रोजगार मिलेगा और तकरीबन 8 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है ये। बस बात वही योजनाएं हैं, लेकिन बात वही है कि अमली जामा योजनाओं को पहनाया जाए और जमीनी स्तर पर काम होता दिखे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर कूटनीतिक स्तर पर मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां थी और क्या विफलताएं थी। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।